तरफा मार करती है। एक तो वो जीएसटी और टैक्स लेती है, दूसरा वो पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का बढ़ावा देती है। बढ़ावा कैसे देती है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी को चंदा देती है, क्योंकि पूरे भारत में किसी की आय नहीं बढ़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आय बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की आय बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आप देखिए तो उसमें हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया। यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो भाजपा की आय बढ़ गई, भाजपा के नेताओं की आय बढ़ गई, भाजपा ने अपना कार्यालय और कोष बढ़ा लिया। देश की सेवा नहीं की मेरे मित्रों, और इसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लिया। उस चंदे के बलबूते वो चुनाव लड़े, हजारों करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा किया। और मेरे मित्रों, जब चुनाव हुआ तो आप इसी मीडिया पर आपने उनका प्रचार देखा होगा। ये मीडिया वाले आपको जो चैनल में दिखा रहे थे वो बिना पैसे के नहीं दिखा रहे थे, वो पैसा खर्च हो रहा था। उसको बड़े बड़े कंपनी के मालिकों ने पैसा दिया, अंबानी बंधुओं ने दिया, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, मतलब इन्होंने चंदा लिया और चंदा लेने के बाद चुनाव में खर्च किया। अब एक छोटी सी बात आप बताओ, एक छोटा सा अर्थशास्त्र है जो भारत के एक एक नागरिक को ये समझ में आना चाहिए। देश का मॉडल ऐसा चलाया भारतीय जनता पार्टी ने कि कंपनी से पैसा लेते हैं और फिर कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पहले उसका कर्जा माफ करते हैं। 3 लाख करोड़ का कर्जा उसका माफ कर दिया। अब 15 करोड़ रुपया मान लीजिए किसी कंपनी ने चंदा लिया तो किससे वसूलेगा? मान लीजिए मैं सीमेंट की फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं सरिया की फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं दवा की फैक्ट्री का मालिक हूँ, और हमने किसी पार्टी को, किसी को चुनाव लड़ने के लिए अगर हमने 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ का चंदा दिया तो लौटेगा किससे, लेगा किससे? वो भाजपा के किसी नेता से नहीं लेता। तो अपनी सामान की चीजों को महंगा करके वो अपना जो सामान 250 रुपए का उसको वो 300 कर देता है। जो सरिया सस्ती होती है वो महंगी हो जाती है, जो सीमेंट सस्ती होती है वो महंगी हो जाती है, जो मोरंग सस्ती होती है वो महंगी हो जाती है, जो सामान सस्ता होता है वो महंगा होता है। इस देश के गरीब किसान मजदूरों से उससे वापस लेने का काम करते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, लगातार उन्होंने टैक्स बढ़ाया, इतना टैक्स बढ़ा दिया कि जो डीजल और पेट्रोल हमारे देश में लाया जाता है वो 32 रुपए प्रति लीटर आता है। उस क्रूड ऑयल में 8 रुपए का खर्चा आता है, यानी 40 रुपए में वो तेल आपको मिल सकता है। 10 रुपया प्रॉफिट ले लेते। आप कोई चीज धान और गेहूं पैदा करते, आपको कितना प्रॉफिट मिलता है? उनको अगर प्रॉफिट लेना था तो वो 40 का 50 ले लेते। मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपको 50 और 55 में मिलता था कि नहीं मिलता था? क्योंकि वो केवल 9 रुपए लेते थे। वो एक्साइज ड्यूटी कम लेते थे और कहते थे कि हम भी, सरकार भी चलती रहे और इस देश के लोगों का जीवन भी चलता रहे। लेकिन ये सरकार आती है तो 40 रुपए का 50 रुपया नहीं करती, 70 करती है, 80 करती है, 90 करती है, बढ़ती चली जाती है। ये तो धन्यवाद है हिमाचल प्रदेश वालों का कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बुरी तरह हराया तो नींद से जगे और उन्हें लगा कि जनता जागती है ज्यादा दिनों तक, तो हमको वोट का मुंह का जीरा, चुनाव नजदीक है, इसलिए सोचा 5 रुपए 6 रुपए दे करके हम इनको। मेरे मित्रों, मेरे कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी छल करने वाली पार्टी है, ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। इसने इस देश का खजाना खाली कर दिया। बड़े बड़े पूंजीपतियों से कोरोना काल में तमाम चंदा लिया, अलग से एक फंड बना दिया, पीएम केयर फंड बताया, और उसमें केवल भाजपा के नेताओं को उसमें रखा। विपक्ष के किसी नेता का नाम नहीं है, किसी अधिकारी का नाम नहीं है, किसी न्यायपालिका के किसी आदमी का नाम नहीं है, और उस ट्रस्ट में तमाम पैसा लिया गया और इन्हीं कंपनी वालों ने दिया है। अब एक छोटी सी बात है, अगर इस देश की कंपनियों ने पैसा केवल भारतीय जनता पार्टी को दिया और भारतीय जनता पार्टी को चलाने के लिए दिया तो वो वसूलेगा किससे? किसी और से नहीं वसूलेगा, इस देश के गरीब किसान मजदूर से वसूलने का काम करेगा। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लालच बहुत बुरी बला है। ये लालच में जब भी कोई फंसा है उसका कभी आने वाली पीढ़ी का लाभ नहीं हो पाता है। मेरे मित्रों, ये हमको आपको गरीब समझ करके ये हम पर लालच फेंकते हैं
हिंदुस्तान में इन्होंने कोई योजना नहीं चलाई, और जितनी की जितनी योजना चलाई वो सब की सब फर्जी योजना थी। लोगों ने उसका प्रचार किया, लोगों ने विज्ञापन किया। मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये महिलाएं बैठी हैं, उन्होंने क्या योजना बताई? उज्ज्वला गैस योजना। नाम कितना प्यारा दिया, उज्ज्वला गैस योजना। और गरीब लोगों से कहा कि तुम्हारे लिए अब फ्री योजना है। अब फ्री में दुनिया फंस जाती है, तो राम भरोसे रामदीन गिरहू घसीटे चैतू मैगरू की औरतें पुरुषों के नाम से नहीं, महिलाओं के नाम से कनेक्शन देने का काम किया। और वो कनेक्शन सोचे हमको फ्री मिल रहा है, सोचे गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है, सोचे कनेक्शन फ्री मिल रहा है। अब ये गरीब महिलाओं को क्या पता था कि महाराष्ट्र और गुजरात में जो बचे हुए सिलेंडर थे, मेरे मित्रों, उन्हीं सिलेंडर को गरीब लोगों को देने का काम किया। और उसमें कहा कि ये तुमको हम सिलेंडर चूल्हा फ्री दे रहे हैं। वो फ्री नहीं था। जिनका फ्री नहीं था उनके खातों में सब्सिडी जाती थी, और जिनको कहा कि ये फ्री है उनके खातों में सब्सिडी नहीं आती। ये छल है, वे एडवोकेट है। एक छल का मुकदमा चलता है, 415 एक धारा होती है हिंदुस्तान में है कि अगर कोई छल करे तो उसके ऊपर मुकदमा किया जाए। अगर हिंदुस्तान की जनता चाहे तो इस देश की भारत सरकार पर मुकदमा कर सकती है कि हमको पहले फ्री कहा, और उस सिलेंडर की कीमत जो 400 रुपए हुआ करती थी, आज उस गैस की कीमत 1000 रुपए वसूलने की योजना थी। मेरे मित्रों, ये बहुत बड़ा छल किया गया था। मेरे मित्रों, मैं कहना आपसे ये चाहता हूं, ये योजना नहीं थी, ये आपको छल करने की योजना थी। इस देश में गैस बिचवाने की योजना थी। एक दूसरी योजना उन्होंने चालू की, सौभाग्य योजना के तहत आपको बिजली कनेक्शन फ्री देंगे। फिर फ्री में फंस गए, बोले राम भरोसे रामदीन गिरहू घसीटे आपको कनेक्शन फ्री दे रहे हैं। लेकिन जब बिल लगाया तो उसमें केबल का पैसा, बिल का पैसा, कनेक्शन का पैसा उस बिल में जोड़कर तुम्हारी हाथ से ले लिया 1 रुपया। अरे ये कहते हैं बिजली फ्री देंगे, तो हम भी ताली बजाते। इन्होंने बिजली फ्री योजना नहीं बनाई, इन्होंने कहा बिजली कनेक्शन फ्री है। मेरे मित्रों, ये छल करने वाले लोग हैं, ये ढोंग करने वाले लोग हैं। इसलिए मेरे मित्रों, ये इतना ही छल नहीं किए, इन्होंने हिंदुस्तान में एक ऐसी क्रूर और निकम्मी सरकार आई कि जब कोरोना काल था, आपको ऑक्सीजन की जरूरत थी, आपको मदद की जरूरत थी, आप भूखे नंगे पैर जिस तरह से चल रहे थे, आपको मदद की जरूरत थी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कहा ये गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, इनको बसें उपलब्ध कराई जाएं। 1000 बसें आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उपलब्ध कराया। और बोले ये गरीब लोग हैं, इनको बसों से घर पहुंचाने का काम करो। लेकिन ये क्रूर और निकम्मी बेदर्द निर्दयी सरकार, इसको ये अच्छा नहीं लगा कि ये गरीब लोग एसी की बसों से जाएंगे, इनको पैदल चलने दो। मेरे मित्रों, न जाने कितने मर गए, कोई भूख से मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया। हिंदुस्तान की ये पहली सरकार है जिसके पास ये आंकड़ा नहीं है कि हिंदुस्तान में कितने लोग कोरोना काल में मर गए। कोई ऑक्सीजन से मर गया, कोई भूख से मर गया, कोई किस तरह से मर गया, कोई दवा के अभाव में मर गया। मेरे मित्रों, एक गंदा काम और किया इन्होंने, और उसको जानने के बाद आपके शरीर में आग लग जाएगी। इन्होंने पहला काम यह किया कि हमारे आपकी गरीबी का तमाशा दिखा करके विश्व से 30 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। आप मुझे बताओ, हमको उन्होंने अस्पताल नहीं दिया, हमको उन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिया, हमारे लिए कोई योजना नहीं बनाई, लेकिन गरीबों को छलने के लिए विश्व बैंक से हमारे नाम पर 30 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया। मेरे मित्रों, एक और घटिया काम किया कि आज हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बन गया जिसे कृषि कानून आप कहते हैं, हम लोग उसको काला कानून कहते हैं। कोरोना काल में बना लिया, उस पर बहस नहीं हुई, उस पर बातचीत नहीं हुई। हिंदुस्तान का किसान कहता है कि ये कानून हमको नहीं चाहिए, इससे देश में किसानी पर नुकसान आएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन पूंजीपतियों से चूंकि उन्होंने पैसा ले रखा है, पूंजीपतियों के फायदे के लिए कानून बनाते हैं, उद्योगपतियों के फायदे के लिए काम करते हैं। मेरे मित्रों, ये इस देश के किसान विरोधी लोग हैं, ये गरीब विरोधी लोग हैं। इन्होंने हमारी आपकी कमजोर नस पकड़ी। ये गरीब लोग हैं, इनको 2000 रुपए अगर दे दोगे तो ये फिर फंसने का काम करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कोई काम फ्री करते हो तो बता दो। अगर एक काम बता दो फ्री करते हो, अगर आपकी औरत बीमार हो, आपका बच्चा बीमार हो, आप मोटरसाइकिल से चले जा रहे हो, आप हाथ जोड़ करके कह दो कि हमारे पास यही एक गाड़ी है, हमारा बच्चा बीमार है, हम अस्पताल जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोरोना काल में डंडे से पीटा ही नहीं गया,
गरीब कमजोर किसान के बेटे को 2-2 हजार रुपए का जुर्माना वसूलने का काम किया। मेरे मित्रों, इतनी क्रूर और निकम्मी सरकार हिंदुस्तान में दूसरी नहीं हो सकती है। ये लिखा पढ़ी की बात मैं कह रहा हूँ। 143 करोड़ रुपया कोरोना काल में केवल मोटरसाइकिल वालों को, कभी 4 पहिया वालों को चेक नहीं किया जाता। मैं भी 4 पहिया से चलता हूँ, आज तक चेक नहीं किया गया। लेकिन पता नहीं क्या परेशानी है। अगर कोई मोटरसाइकिल से जा रहा, कहेंगे आरसी दिखा दो, तुमको कागज दिखा दो। केवल गरीब किसान मजदूर को ये दुश्मन की तरह देखते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन ताकतवर आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। जिस दिन आपको अपनी ताकत का अंदाजा होगा, इस देश में मालिक कोई और नहीं है। वो इस देश में केवल वोटर मालिक होता है। इस देश का विधाता वोटर होता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने जो मॉडल बनाया, उसने कहा उद्योगपति मालिक होता है, पूंजीपति मालिक होता है। यानी जो चंदा देगा वो मालिक होगा। हिंदुस्तान की तस्वीर वो लिखेंगे, हिंदुस्तान की तस्वीर को वो बनाने का काम करेंगे, उनकी तस्वीर वो लिखेंगे। ये आपको फैसला लेना है मेरे मित्रों। ये साबित करना है कि जो इस देश का वोटर है, जो इस देश का किसान और मजदूर है, वो मालिक है। और मेरे मित्रों, उस वोटर के मालिक की बदौलत ही होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आज कानून बना है, पार्लियामेंट में कानून बना है, उसको किसने लोगों बनाया? 543 सांसदों ने। मेरे मित्रों, हमारे देश में एक कानून है कि प्रधानमंत्री बड़ा नहीं होता, हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। ये संविधान की खूबसूरती है। अगर आज इस 543 सांसद अगर ईमानदारी से राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहे होते कि ये कृषि कानून ठीक नहीं बना है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो पार्लियामेंट वो कानून नहीं बना सकती थी। मेरे मित्रों, आज की तारीख में अगर वो 543 में केवल 10% सांसद कह दें कि नहीं हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो पार्लियामेंट में आज अविश्वास आ सकता है और आज इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। कि जो पार्लियामेंट में पहुंचने वाले लोग हैं, कुछ किसान मजदूर के बेटी बेटा होते संघर्ष करके जाते, और कुछ मुजरा सुनने वाले भी पहुंच जाते, कुछ हीरो हीरोइन पहुंच जाते हैं। आपके गोरखपुर में एक नाचने वाला पहुंच गया मेरे मित्रों, कुछ ताली बजाने वाले पहुंच गए, कुछ ढोलक बजाने वाले पहुंच गए। मेरे मित्रों, आज पार्लियामेंट में ऐसी स्थिति हो गई कि नेता नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे कहना चाहता हूं और मैं अपने विरोधियों से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत। ये नारा क्यों दिया उन्होंने इसलिए नारा दिया, हिंदुस्तान में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जाति और मजहब की लड़ाई नहीं लड़ती है, वो हिंदुस्तान को बनाने की लड़ाई लड़ती है, देश को निर्माण करने की लड़ाई लड़ती है। इसलिए आपसे कहने आया हूं, ये देश बचाने की लड़ाई है। महंगाई तो अपने आप घट जाएगी, आप भाजपा को भगा दो और महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। मेरे मित्रों, मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, 32 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, हमने कांग्रेस की सरकार नहीं देखी है। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कांग्रेस की सरकार नहीं देखी है। सबने बारी बारी से सरकार देखी है मेरे मित्रों, हमने कांग्रेस की सरकार नहीं देखी है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 32 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्कूल बनते थे, अस्पताल बनते थे, सड़कें बनती थी, लोगों के लिए योजना बनती थी। ये बगल में नवोदय विद्यालय किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाने का काम किया। जिस कोटे के में आपको अन्न योजना मिलती है, वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने चालू किया था। उसमें मिट्टी का तेल मिलता था, उसमें जो है शक्कर मिलती थी। ये कोटा जिसको कहते हैं, उस जमाने में चालू हुआ था। और 7 रुपए का मिट्टी का तेल, 1 रुपए में मिट्टी का तेल उस समय सरकार दिया करती है। कैसी उल्टी गंगा बह रही है। आज वो 30 रुपए का तेल खरीदते हैं, 32 रुपए का खरीदते हैं, हमको 100 रुपए 90 रुपए का बेचते हैं। एक वो सरकार थी कि 7 रुपए का मिट्टी का तेल खरीद करके गरीब लोगों को 1 रुपए का देते थे। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि 32 साल बाद ही सही, अगर इस देश में, उत्तर प्रदेश में आज 40 साल के जो नौजवान खड़े हैं, इन्होंने कांग्रेस की सरकार नहीं देखी है, बसपा की सरकार देखी, भाजपा की देखी, सबकी देख लिया और सबकी झेल भी लिया। सपा की देखी, सबकी देखा, कांग्रेस की हमने भी नहीं देखा। हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने ना देखा। इसलिए 5 साल की ही तो बात है। अगर हम एक बार कांग्रेस के लिए, रायबरेली के लोग तो पूरे जी जान से श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए लड़ते हैं, खड़े रहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के लिए कह रहा हूं, अगर पूरी ईमानदारी निष्ठा से उत्तर प्रदेश का नौजवान खड़ा हो जाए तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जनता चाहती है कि हम कांग्रेस को मौका दे दें, क्योंकि वो दयालु होती है। उसने सबको मौका दिया, ऐसा तो है नहीं किसी को मौका नहीं दिया, सबको 5-5 साल के लिए मौका दिया।
तो अब जनता कहती है कि हम कांग्रेस को मौका देंगे। तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा अगर आप हमारी कांग्रेस की सरकार बना देंगे, तो मेरे मित्रों हमारी नेता ने कहा कि अब इलाज कराने के लिए आपको खेत नहीं बेचना पड़ेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। 10 लाख रुपए का जो इलाज होगा वो किसी भी अस्पताल में किया जाएगा, लेकिन वो निःशुल्क होगा। आपके बेटी बेटा को इलाज के लिए कभी भी आपको खेत रहन नहीं करना पड़ेगा। हमारी नेता की ये सोच है। 20 लाख लोगों को सरकारी हम रोजगार देंगे। मेरे मित्रों सरकारी कर्जा ही नहीं माफ करेंगे, उन्होंने कहा दक्षता स्कूल खोलने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार जब बनती है तो हम ईमानदारी से काम करते हैं। कर्जा माफ किसने किया? मनमोहन सिंह ने किया। अगर माफ ना किया हो तो बताइए। 73,000 करोड़ का माफ किया। मेरे मित्रों कस्तूरबा विद्यालय, लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय किसने खोलने का काम किया? मनमोहन सिंह की सरकार बनती है तो न्याय पंचायत स्तर पर कस्तूरबा विद्यालय खोलने का काम किया। इन्होंने कोई एक विद्यालय बनाया हो तो बताना, आप ढूंढ के बताना आप बताना हमको कि कोई इन्होंने कोई विद्यालय खोला हो। मेरे मित्रों किस बात का कर्जा लिया आपने, किस बात के कंपनियों से पैसा ले लिया और इस देश का पूरा खजाना चला गया। मेरे मित्रों आरबीआई में जितना भी पैसा था वो खत्म हो गया, सरकारी बैंकों का पैसा खर्च हो गया। मेरे मित्रों इन्होंने इस सरकारी बैंकों का जितना कर्जा था वो अब गरीब किसान मजदूर को नहीं देते, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को देने का काम करते हैं। इसलिए देश संकट में है और लालच में फंसोगे तो आने वाली पीढ़ी तुमको कभी माफ नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है चुनाव से पहले तुमको फिर फांसने की कोशिश करें। एक बार छुच्छा सिलेंडर में फांसा, एक बार फ्री कनेक्शन में फांसा, तो एक बार तुमको फ्री अन्न योजना में फांसा। ये योजना कैसी योजना? केवल 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, ये तो पहले से मिलता था। अरे इसमें कुछ देना चाहते तो दे सकते थे, लेकिन पूरे 5 साल नहीं दिया। अब चुनाव नजदीक है तो कहते होली तक आपको देंगे। अरे होली तक, उसके बाद क्या फैक्ट्री लग जाएगी क्या हमारी? मेरे मित्रों इस चुनाव के नजरिए को समझना होगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपने कभी तालाब में मछली पकड़ते हुए किसी को देखा हो? आपने ना देखा हो तो दोबारा देखिएगा। उसमें मछली पकड़ने वाला क्या करता है? अगर उसे मछली पकड़नी है तो वो केचुआ लगाता है कांटे में, और कांटे में जब तक केचुआ नहीं लगता तब तक मछली पकड़ में नहीं आती। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने गरीब लोगों को समझ रखा है कि इनको लालच का केचुआ दे दो और जाल में फांसने का काम करो। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि लालच को छोड़ करके अगर हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलना चाहते हो तो इससे अच्छा मौका नहीं होगा। 2 नारे हमारे आपको याद रखने होंगे, तो दोनों नारे आपसे मैं कह रहा हूं। यूपी की मजबूरी है, कांग्रेस बहुत जरूरी है। मैं हर जाति हर मजहब से कहता हूं, यूपी की मजबूरी है, कांग्रेस बहुत जरूरी है और परिवर्तन का संकल्प है, कांग्रेस विकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए कि इस काम के सीजन में भी आपने सैकड़ों की संख्या में आकर के इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। हम विश्वास के साथ आप कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनेगी तो कांग्रेस के बलबूते बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।